उसके आज हम पढ़ेंगे रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर। रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर पर बेस्ड 2 एग्जांपल में हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। फिर हम रिलीफ्स को समझेंगे कि क्या क्या रिलीफ हो सकते हैं कंज्यूमर की कंप्लेंट के रिगार्डिंग। और इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि क्या क्या प्रोसेस है कंप्लेन करने का, कंप्लेन की डेफिनेशन क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं कंप्लेन के। तो जैसे हम देखें यहाँ पे 2 केस आएंगे, मिसिज ज्योति और मिस्टर शर्मा। तो पहले मैं फर्स्ट केस पढ़ देता हूँ ताकि आपको जो रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर आपको समझ आए। मिसिज ज्योति हैज़ परचेज ए न्यू washing machine. She was happy that now she had not depend on the servant to do the washing job. She can do the washing with the help of washing machine. She was glad that she will be having more time now to watch her favorite TV serial and spend more time with her family. The washing machine worked properly for 2 months. From the next month, it is problem. Complaint was made and the company service people come and repair the machine. Unfortunately, it was only a temporary relief and washing machine developed problem again. There was a serious manufacturing defect and Mrs. Jyoti did not want to get it repaired again. She want a new machine or refund of the price of the machine. तो इस केस के अंदर आपने देखा कि जो मिसेस ज्योति थी उन्होंने एक मशीन परचेज़ की थी जो पहले 2 महीने तो ठीक चली, लेकिन तीसरे महीने से प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई। मिसेस ज्योति ने कंपनी सर्विस पीपल को कॉल भी किया, वो आए, उन्होंने मशीन को रिपेयर भी किया, लेकिन मशीन टेम्परेरी रिलीफ में ही रिपेयर हुई और कुछ टाइम बाद दोबारा प्रॉब्लम करने लग गई। अब मिसेस ज्योति ये चाहती हैं कि वो जो मशीन उन्होंने ली है उसको रिपेयर ना कराया जाए दोबारा और न्यू मशीन दी जाए। यदि न्यू मशीन नहीं दे सकती कंपनी तो क्या रिफ़ंड कर दें उनके प्राइस का। तो ये जो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं यही रिलीफ है कस्टमर के लिए, जिसमें कस्टमर को रिलीफ मिलता है अपनी कंप्लेन के रिगार्डिंग। हम आगे जैसे देखें तो हमने यहाँ पे रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर देखा, जैसे रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स, मतलब जो गुड्स है उसको रिपेयर करके ठीक करके दे दिया जाता है। जैसे हमने वॉशिंग मशीन को देखा, वॉशिंग मशीन को रिपेयर करके भी दे सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, उनको नई मशीन दे दी जाती है, पुरानी वॉशिंग मशीन कंपनी ले लेती है और नई मशीन दे देती है कंपनी। तीसरा क्या है, रिफंड ऑफ प्राइस। यदि कंपनी ऊपर के दोनों ऑप्शंस जैसे मशीन का रिपेयर कराया फिर भी मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही और कंपनी नई मशीन नहीं देना चाहती तो वो क्या कर सकती है, रिफंड ऑफ प्राइस, वो उनको अमाउंट रिटर्न कर सकती है। अब इस केस के अंदर, इस कंप्लेंट के अंदर खाली 3 पॉइंट ही कवर होते हैं। आगे जैसे हम और भी पॉइंट एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे उससे पहले मैं आपको जो सेकंड केस था वो समझा देता हूँ। सेकंड केस में क्या है, देखो, मिस्टर शर्मा हैड परचेज ए न्यू कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। द कंप्यूटर वॉज वर्किंग प्रॉपरली फॉर 3 months. Suddenly it developed problem. Complaint was logged with the computer company. They did not respond and Mr. Sharma was worried man. So what is the relief available? अब देखो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मिस्टर शर्मा हैं, जो मिसेस ज्योति थी, उनकी तो प्रॉब्लम कंपनी ने देखी हुई थी, उसको रिपेयर भी किया था, लेकिन मिस्टर शर्मा ने जब कंप्यूटर कंपनी के सर्विस पर्सनल को कॉल किया तो उन्होंने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया। उन्हें टेंशन हो रही है कि क्या होगा मशीन के रिगार्डिंग। तो इन दोनों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको रिलीफ जो मिलेगा वो क्या क्या मिल सकता है। जैसे हमने मिसेस ज्योति के लिए हमने देखा था कि हम मशीन को रिपेयर भी करा सकते हैं या नई मशीन भी ले सकते हैं या फिर कैश भी ले सकते हैं। तो ये सब जो अमाउंट कितना होने पर कहाँ जाना पड़ेगा ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल कमीशन में है। डिस्ट्रिक्ट फोरम एवरी डिस्ट्रिक्ट में होती है, स्टेट कमीशन स्टेट में होता है, नेशनल कमीशन न्यू दिल्ली में है। फिर हमने अमाउंट का भी मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट का इतना अमाउंट है, स्टेट का इतना है और नेशनल का इतना है। अब ये फीलिंग ऑफ द कंप्लेन भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे वो कंप्लेन कर सकते हैं, कि किस पर कर सकते हैं, वो जहाँ उनकी डिस्ट्रिक्ट फोरम आती है वहाँ पे कर सकते हैं। रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर, जैसे रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स हमने पढ़ा, अभी रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स हमने पढ़ा, रिफंड ऑफ प्राइस हमने पढ़ा। अब हम पढ़ें अवार्ड फॉर कंपनसेशन टू कंज्यूमर फॉर एनी लॉस या इंजरी। सपोज मान लीजिए कोई
डॉक्टर है और वो सोनोग्राफी की मशीन परचेज़ करता है और उससे उसकी रिपोर्टिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उससे कुछ लॉस होता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या कंज्यूमर फोरम पे जो उसको लॉस हुआ है या कस्टमरों को इंजरी होती है उससे गलत रिपोर्टिंग की वजह से, तो उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन ली जा सकती है। तो ये था अवार्ड फॉर कंपनसेशन फॉर कंज्यूमर फॉर एनी लॉस और इंजरी। फिर हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। जैसा कि हमने गुड्स में पढ़ा था कि गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर करके दोबारा दे सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो सर्विसेज हैं उनको भी हम सुधार सकते हैं। जैसे हम देखें बैंक है, इंश्योरेंस है, इनकी जो सर्विसेज है इसमें भी सुधार किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ कई क्लेम ऐसे रहते हैं जो जिनका सेटलमेंट नहीं हो पाता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी यदि एक सिचुएशन में कस्टमर्स को टाइमली सर्विस नहीं प्रोवाइड कराती है तो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में केस भी कर सकता है। ये नहीं कि खाली गुड्स के लिए, हम रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए भी कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विस हुई आपकी, जैसे इंश्योरेंस सर्विस हुई और अदर सर्विसेज जो होती हैं। टू कंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो जब हमने पढ़ा था कि जब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है कि आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर दे रहे हैं और उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन पर बिलीव करके कस्टमर आपकी कोई किसी चीज़ को परचेज करता है। तो इसका एक एग्जांपल भी था कोलगेट और पाल्मोलिव का जो इसकी केस स्टडी है उसको आप देख सकते हैं। केस स्टडी में ये था कि वहाँ पे अनट्रेड प्रैक्टिस हुई थी, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई थी, वो गुड्स की क्वांटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी के रिगार्डिंग था। तो कंपनी ने उस सिचुएशन में कंज्यूमर फोरम के आदेश पर उसका पेमेंट भी, कंपनसेशन भी दिया था। फिर है आपका अवार्ड कोस्ट टू द पार्टी। अवार्ड कोस्ट टू द पार्टी का मतलब ये हो गया द कंप्लेन, जो कंप्लेनमेंट होता है, ठीक है ना, कैन क्लेम द कोस्ट दैट ही हैज़ इनकर टुवर्ड्स लीगल एडवाइस, ट्रेवलिंग, पोस्टेज। यदि उसने अपने क्लेम को पूरा करने के लिए कुछ खर्चा किया है, चाहे उसने लीगल एडवाइस पे किया है, चाहे उसने ट्रेवलिंग पे किया है, चाहे उसने पोस्टेज पर किया है, तो वो अपोजिट पार्टी से ले सकता है। तो ये भी रिलीफ कंज्यूमर को अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कंप्लेंट है, कंप्लेन अपोजिट पार्टी यदि कंप्लेन का रिप्लाई नहीं करती है जो उसे 1 मंथ दिया था, तो इट मे बी नोटेड दैट इफ़ ए प्रूवन दैट द complainant had filed a frivolous or extraneous complaint, the complainant may be ordered to pay up to ₹30,000 to opposite party, and forum may dismiss the complaint under section 26 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई जो सेलर के रिगार्डिंग जो आपने कंप्लेंट की थी उसमें आपने कोई मिस ग्राउंड में, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ द कंप्लेंट फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए डॉक्टर विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड जस्ट टू harass and doctor and extract money from him, then a forum can dismiss the complaint and order the complainant should pay ₹10,000 to doctor for filing the frivolous complaint। तो कहने मतलब है कि यदि आप किसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का गलत यूज़ करते हुए किसी बंदे को हरास करते हो, जैसे यहाँ पे हमने डॉक्टर का एग्जांपल पढ़ा, तो उस सिचुएशन में आपकी कंप्लेन डिसमिस हो जाएगी और आपको एज ए पेनल्टी 10,000 पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि यहाँ पे कंज्यूमर यदि गलत है तो उस सिचुएशन में उसको भी पेनल्टी लग रही है। हमने पहले ही देखा था कि सेलर को भी पेनल्टी लगती थी। इसके बाद हम बात करेंगे अपील की। जैसा कि अपील का मैंने आपको याद हो एक टेबल और प्रेजेंटेशन कराया था, मैं आपको दिखा देता हूँ अपील का। वहाँ पे हमने अपील वाले कॉलम में लिखा भी था कि यदि कोई किसी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो उसको आगे अपील में ले सकता है। जैसे कि आप देखें अपना टेबल और प्रेजेंटेशन आने वाला है, ये देखिए यहाँ पे अपील था नेक्स्ट लेवल कंप्लेंट फॉर एडवर्स डिसीजन इन प्रीवियस लेवल। सपोज मान लीजिए कोई आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई डिसीजन हुआ और उससे सेटिस्फाई नहीं होता तो स्टेट में जाना चाहता है, तो विद इन 30 डेज़ वो जा सकता है। और ऐसे यदि स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो नेशनल में कितने में जा सकता है, नेक्स्ट 30 डेज़ में। अब नेक्स्ट जाएगा कहाँ, नेशनल में भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो कहाँ जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंप्लेन यदि आप डिस्ट्रिक्ट की स्टेट पे ले जाते हो तो आपको डिपॉजिट अमाउंट 25,000 और
जो आपका क्लेम अमाउंट है उसका 50%। सपोज मान लीजिए क्लेम अमाउंट आपका है 1 लाख है और 50% उसका बनता है 50,000 और डिपॉजिट अमाउंट 25,000, जो दोनों में से कम है आपको 25,000 रुपये यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। यदि क्लेम अमाउंट 25,000 से कम है, जो परसेंटेज है 25,000 से कम आती है तो फिर वो जमा होगा। तो ऐसे ही जो स्टेट के लिए था ऐसे नेशनल के लिए कितना है आपका 50% और 35,000 है। और ऐसे ही आपका जो सुप्रीम कोर्ट के लिए वो कितना है 50% और 50,000 है, हमने पहले डिस्कस किया था।